तो मतलब आपके यहाँ पे ये ट्रॉमा और फ्रैक्चर वगैरह इन सब चीज़ों का इलाज होता है? तो जो ट्रॉमा वगैरह होते हैं ना, जैसे कि बाइक से गिर गया, ट्रॉमा हो गया, तो जॉ फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी किसी डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने दांत निकलवाया, अनइवन फोर्स की वजह से भी जॉ फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये जॉ फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन प्रोसीजर हो गया आज के टाइम में। तो अगर जॉ फ्रैक्चर हो गई है और उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है तो वो हमारा IMF से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो बहुत सवाल पूछा जाता है कि नस डलवाने जा रहा हूँ मैं, नस डलवाना है, तो वो RCT के अंडर ही आता है? और पेशेंट कहते हैं कि मैंने नस कटवा दी। हाँ पेशेंट के साथ में क्या होता है कि जी मैंने तो नस कटवा दी, फिर इसमें दर्द क्यों हो रहा है। हाँ। देखिए वही वाली बात है ना, जो मैंने अभी रूट कैनाल के बारे में बताया। रूट कैनाल के अंदर एक नाली है। कैनाल का मतलब ही एक नाली है ना। तो वो नाली के अंदर जो नसें हैं ना, वो ब्लड के थ्रू जा रही है, वो गुच्छे की तरह भी हैं, उसमें शाखाएं भी हैं, वो प्रॉपर क्लीन करनी होती है। फिर उसके बाद उसको शेप दे करके उसको सील करना होता है। तो पायरिया होता क्यों है, और अगर हो जाता है तो उसे बचाव के तरीके क्या हैं? वो पायरिया, ये मैंने कई बार बताया है, पायरिया असल में कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है। जो हमारी ओरल हाइजीन है ना, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रखते हैं, यानी क्लीनिंग नहीं करते दांतों की, सिंपल लैंग्वेज ये है, तो हम जो खा पी रहे हैं वो धीरे धीरे जम जाता है दांतों और मसूड़ों के बीच में। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट फेमस डेंटिस्ट हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर जावेद सिद्दीकी जी। डॉक्टर जावेद सिद्दीकी जी डेंटिस्ट भी हैं, डेंटिस्ट सर्जन होने के साथ साथ वो नेक्सा सर्जरी क्लिनिक भी चलाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डेंटिस्ट की फील्ड में कैसे कैसे मिथ्स होते हैं और कैसे आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हो, और क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर अगली बार जब आप किसी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। तो सर कैसे हैं आप? गुड। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नेक्सा ही नाम आपने क्यों चूज किया, क्योंकि नेक्सा जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले तो एक कार कंपनी का नाम हमारे सामने आता है। असल में नेक्सा मैंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि ना, एक मुझे नाम चाहिए था क्लिनिक का, वो कॉमन चाहिए था और इजी लिया जा सके। तो नेक्सा डेंटल सर्जरी उसमें इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी डेंटल सर्जरी की हैं। जैसे ट्रॉमा वगैरह हो गया, फ्रैक्चर के केसेस हो गए, तो वो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर है, तो इसलिए हमने उसका पूरा नाम नेक्सा डेंटल सर्जरी क्लिनिक ही रखा। तो मतलब आपके यहाँ पे ये ट्रॉमा और फ्रैक्चर वगैरह इन सब चीज़ों का इलाज होता है? तो जो ट्रॉमा वगैरह होते हैं ना, जैसे कि बाइक से गिर गया, ट्रॉमा हो गया, तो जॉ फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी किसी डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने दांत निकलवाया, अनइवन फोर्स की वजह से भी जॉ फ्रैक्चर हो जाते हैं। और जैसे बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में गिर गए, बेंच लग गई, किसी का सिर टकरा गया, तो ये जॉ फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन प्रोसीजर हो गया आज के टाइम में। तो अगर जॉ फ्रैक्चर हो गई है और उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है तो वो हमारा IMF से ही ठीक हो जाता है। IMF होता है कि इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। एक जॉ के अंदर तार ऊपर बांधा जाता है, टू क्लिप्स होती हैं उसके साथ में, और एक आर्च बार होती है, और एक आर्च बार नीचे लगा करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो फ्रैक्चर असल में ठीक करने के दो ही प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो उसको रिट्रैक्शन कर दिया जाए, एज टू एज मिल जाए। दूसरी चीज, उसके अंदर इमोबिलाइजेशन कर दिया जाए कि दांत जबड़ा हिले ना। अगर वो हिल रहा है तो इसका मतलब कि वो टाइम से देर से जुड़ेगा, और हिल नहीं रहा है तो वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो मैंडिबल के साथ क्या होता है, ये असल में मसल से जमा हुआ है, मसल से चारों तरफ से बंधा हुआ है। अगर मैंडिबल में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है और आपका ऑक्लूजन थोड़ा बहुत डिसलोकेट हुआ है, तो आप उसका ऑक्लूजन मिला करके IMF करें 40 डेज के लिए, 30 to 40 डेज के लिए, वो इजीली ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश है और हमें IMF और रखना है, तो हम उसकी जगह पे इलास्टिक दे देते हैं। इलास्टिक से क्या होगा कि वो रिट्रैक्शन रहेगा और उसको केयर भी रहेगी बच्चों को। तो हम इसका ट्रीटमेंट IMF के थ्रू करते हैं। IMF ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लोगों को नहीं पता होती है। जैसे ही उनका ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हुआ, वो डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या हो गया, ये हो जाएगा, जबड़ा बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। पहले आप आराम से OPG कराएं, बिल्कुल केयरफुल होकर के, और OPG कराने के बाद में आप 2 जगह से मेरे हिसाब से आप डायग्नोस करा लें, 2 ओपिनियन ले लें, एक ओपिनियन ना लें, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है डेंटिस्ट्री में। मैंने देखा है कि इतनी सी चीज़ का इतना बड़ा बना दिया जाता है, तो इस वजह से लोगों को लगता है डर कि भाई मेरा पता नहीं क्या होने वाला है। तो 2 ओपिनियन ले लें आप। अब जैसे ही आपने ओपिनियन ली, दोनों की ओपिनियन सेम आ रही है, अगर लग रहा है आपको डाउट है तो फिर 3 ले लें। ओपिनियन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको जहाँ लगता है कि हम मेरे लिए ऑप्शन अच्छा है, तो वहाँ से आप ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो वो IMF से इजीली हो जाता है, और वो
उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मतलब अफोर्डेबल होती है, मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल होती है। मगर जावेद सर, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के टॉप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो आपकी क्या प्राइस होती है फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर का कोई पेशेंट आता है आपके पास तो आपका क्या प्राइस पॉइंट होता है उस पर? या प्राइस पॉइंट हम ना वो डिपेंड करता है कि उसकी ओरल हाइजीन कैसी है और पेशेंट कितना केयर वाला है। सेकंड चीज़ की बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम चार्ज नहीं करते हैं, 7-8,000 से स्टार्ट करते हैं, 15,000 के बीच में हो जाती है। वो डिपेंड ऑन सीवियरिटी। पूरा प्रोसीजर जो 40 दिन हाँ वो का। 40 दिन का। उसके बाद में जब उसको रिमूवल करते हैं उस टाइम भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेते। और उसके बाद में 2 या 3 कंसल्टेशन जो होती हैं वो भी विदाउट चार्ज ही रखते हैं हम, जो ऑपरेटिंग वाले प्रोसीजर है। तो 15,000 इज नॉट मच मोर। और अगर लगता है कि बहुत कम प्रोसीजर तो 7-8,000 में भी हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, अगर वो फ्रैक्चर हट गया है, कम्युनिकेट फ्रैक्चर है या 2-3 जगह से फ्रैक्चर है, तो अगर हमें बोन प्लेटिंग करानी पड़ रही है तो उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये अच्छी चीज़ है कि मैंडिबल के ज़्यादातर फ्रैक्चर एलए में हो जाते हैं। एलए होता है लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं। उसके लिए हमें जीए में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर कुछ केसेस ही हैं जिसके अंदर हमें जीए की जरूरत पड़ती है। तो जो एलए के फ्रैक्चर्स हैं वो कम कॉस्ट में हो जाते हैं और वो होश में ही होते हैं, मतलब पेशेंट को पता होता है लेकिन उसको सुन कर दिया जाता है। अच्छा। तो उसको पेन नहीं होता है, बिल्कुल पेनलेस रहेंगे। तो बोन प्लेटिंग भी हमारी एलए में हो जाती है। अच्छा, तो बोन प्लेटिंग का क्या प्रोसीजर होता है? ये बोन प्लेटिंग का प्रोसीजर ये है कि जिस जगह से फ्रैक्चर हुआ, मैंने बताया ना कि एज टू एज मिलाने को हम एक तो हमें एज टू एज मिलाना, उसके बाद इमोबिलाइज कर देते हैं कि 4 होल की एक हमारी प्लेट है, टाइटेनियम की प्लेट है, एसएस की है। अच्छा, तो प्लेट उसके ऊपर लगती है। हाँ, उसके ऊपर प्लेट लगा करके उसमें ड्रिल से होल करके उसमें स्क्रू कस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा ही लेना। फिर बाद में आईएमएफ की नीड है तो आईएमएफ भी कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हम कर देते हैं। उसकी वजह से वो फ्रैक्चर 30 दिन में आराम से इजीली ठीक हो जाता है। कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बाकी सपोर्ट हमारी बोन की मसल्स दे ही रही है ना। हमारे फेस पे जितनी सारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, जो हमें इधर से भी कवर किए हुए, नीचे से भी कवर किए हुए, तो ये सारी जो मसल्स है ये हमें ऑलरेडी सपोर्ट दे रखी होती है। इसी वजह से तो हमारा मैंडिबल फ्रैक्चर नहीं होता। जो हमारी बॉडी बच रही है वो हमारी मसल्स की वजह से तो बच रही है। और अगर मसल में ही डैमेज हो तो फिर वो भी हील हो जाती है। बॉडी का फंक्शन इतना अच्छा है हमारा कि अगर आपकी मसल्स में कोई डैमेज हो गया है, आप उस टाइम उसको, इतनी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर भी रहती है। आप बॉडी का फंक्शन समझे, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम भी है और अगर कहीं से सारी चीज़ें हैं, लिपिड भी है एक्स्ट्रा की। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं से फ्रैक्चर हो गया और कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम स्टोर है ना, वो बॉडी वहीं से माइंड तक सेंसेशन लेकर के जाएगी और वो ब्रेन सेंसेशन पहुंचाएगा कि इस जगह पर कैल्शियम कम है, तो वो वहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जो भी कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं बाहर से मेडिसिन के फॉर्म में या कुछ एग्स खा रहे हैं या जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं, उसका जो कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा है ना, वो उसी जगह ज़्यादा जाएगी जिधर से फ्रैक्चर हुआ है। अब बॉडी को पता है ना कि यहाँ पर कमी हो गई है ऑलरेडी। तो ऐसे ही जैसे कि अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो सारा फ्लूइड्स को वो ब्लड में कन्वर्ट करते हैं जल्दी से, तो बॉडी रिकवर हो जाती है। जैसे ही हमने अभी ग्लूकोज में पानी चढ़ाया फ्लूइड के साथ में, तो वो हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी को पूरा कर रही है ना। ऐसे ही हमारी कैल्शियम की जो कमी जहाँ पे हुई है वो सारी हमारी बॉडी कर देती है। अब फिर हम थोड़ा सा और सप्लीमेंट ले लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो उससे और जल्दी ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कि अगर हम कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं तो किसी एक जगह इकट्ठा हो गया और हड्डी का कहीं गांठ बन गई। ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, ऐसा भी मिथ है, ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने बहुत कैल्शियम ले लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं, दिक्कत होगी अलग चीज है, लेकिन अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कभी ऐसा तो है नहीं ना कि हम मेरे सपोज करो मेरा यहाँ से कहीं से ट्रॉमा हुआ या यहाँ से ट्रॉमा हुआ, अब यहाँ से हड्डी टूटी है, तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जैसे कैल्शियम लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ हड्डी जल्दी बनेगी। अगर हमारा हाथ नहीं टूटा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी हड्डी एक्स्ट्रा बन रही है। तो हमारी बॉडी का फंक्शन है कि अगर आपके साथ कुछ भी ट्रॉमा होता है वो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो रिकवर होता है, बहुत इजीली रिकवर होता है। इसलिए इतनी टेंशन लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सभी चीज़ का सॉल्यूशन है। और ये मैंडिबल फ्रैक्चर तो बहुत कॉमन है आज के टाइम में। मैं देखता हूँ बहुत केसेस आते हैं मंथ में, 5 to 6 केसेस की सर्जरी में ऑलरेडी कर चुका होता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस पर थोड़ी सी अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी। मेरे पास जब भी केस आ रहा है, एक केस आया था उसको बहुत माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर था यहाँ मेंटल फोरामेन के पास, वो एक्सट्रैक्शन वाला ही केस था, किसी से दांत निकलवाया था, उसमें अनइवन फोर्स लगी तो वो उसमें ब्रेक हो गया। तो अब उस केस के लिए वो चले गए, जो उनका डर गए उनकी फैमिली वाले, वो
वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनको 1.5 लाख का चार्ज बताया। 1.5 लाख? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब हॉस्पिटल्स के एक अपनी एक लुक, हॉस्पिटल का अपना एक स्टैंडर्ड है ना, कि किसी को कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्जेस वगैरह वो सब चीज़ें मैनेज करके, तो उनको 1.5 लाख बताया। उन्होंने मुझे नहीं बताया, फिर वो हमारे पास आए, किसी ने उनको रेफरेंस दिया था, एक डॉक्टर सैन लोनी के अंदर ही उन्होंने रेफरेंस दिया, तो मैंने उनको चार्ज बताया। मैंने कहा इसमें ये IMF से ठीक हो जाएगा, आपको 1 मंथ रखना पड़ेगा। तो हमने उनको विद स्केलिंग वगैरह सब चीज़ का 15,000 चार्ज बताया। फिर वो भी रेफरेंस से आए थे नोन टू, तो फिर उसमें भी कुछ हमने डिस्काउंट कर दिया। अंडरस्टूड। तो उसके बाद वो 1 मंथ बाद ठीक हो गया, तब उन्होंने मुझे वो पूरी कहानी बताई कि सर हमने वहाँ से कहा था 1.5 लाख का मैं चार्ज बताया था, हमें डरा दिया था कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा, आपका पैरालिसिस हो जाएगा किसी ने, और इसलिए हम सीधे वहीं चले गए थे। तो कह रहे कि मैंने तो लोन भी ले लिया था, उसी लोन में से ही आपको पैसे दिए थे, जो एप्लीकेशन से लोन ले लेते ना। कह रहे फिर हमने बाकी के लोन अब हम धीरे धीरे चुकाएंगे, वो पैसे भी हमारे खर्च हो गए। मैंने कहा वैसा जो हो गया वो तो हो गया। तो ऐसे केसेस होते हैं, लोगों को अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है। वो ये अवेयर होना चाहिए कि कोई भी आपके साथ ट्रॉमा हो रहा है तो वो आप 2-3 जगह से ओपिनियन ले लें, और वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूँगा कि जनरली जब हम ट्रॉमा वर्ड सुनते हैं तो हम उसे मेंटल ट्रॉमा से एसोसिएट करते हैं, मगर डेंटिस्ट और डेंटल चीज़ों में जब आपको कहीं भी चोट लग रही है तो उस चोट को ही हम लोग ट्रॉमा कहते हैं। सो सर अभी उसी ट्रॉमा को लेकर के बात कर रहे हैं। जी हाँ जी। सो अभी आपने बोला कि अगर जो आप गलत तरीके से अगर कुछ दांत निकालते हो या कुछ करते हो तो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि कैसे पैरालाइज हो सकता है इंसान? पैरालाइज का वो सिस्टम पता है क्या होता है कि जैसे इम्पैक्टेड दाढ़ है किसी की, अक्कल दाढ़ जो होती है ना वो हड्डी के अंदर फंसी रह जाती है, वो इम्पैक्टेड होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जब लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो डायग्नोस तो कर नहीं पाते। अगर उन्होंने वो डायग्नोस नहीं कर पाए कि इम्पैक्टेड है, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया निकालना, अब वो अनइवन फोर्स लगाए जा रहा है, तो वहीं से वो मैंडिबुलर नर्व को रप्चर कर देते हैं या खींच देते हैं। तो उस पर जो ट्रॉमा होता है ना, तो वो फिर मैंडिबुलर पैरालिसिस की तरफ चला जाता है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि फ्रैक्चर हो गया और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फ्रैक्चर तो आपका जुड़ जाएगा, 100% जुड़ेगा, भले ही 10 से 15 दिन में जुड़ जाएगा। वो एज टू एज नहीं जुड़ा तो वो आपकी फेशियल प्रोफाइल टेढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फेस भी लगता है कि यार ये पैरालिसिस हो गया। तो काफी सारे केसेस हैं। एक केस अभी लास्ट मंथ था, नहीं 20 जनवरी का था, वो शायद 26 जनवरी का था। वो बच्चा बाइक से गिरा था तो उसके यहाँ से दोनों साइड से फ्रैक्चर हो गया था। तो ये पूरा का पूरा मैंडिबल ना वो डिस्प्लेस हो गया था आगे की साइड में। तो उसको रिट्रैक्शन करने में भी हमें 2-3 घंटे लगे थे। उनकी भी हमने जो सर्जरी की थी वो एलेमा हो गई थी। बच्चा बहुत कोऑपरेटिव था, उसकी पूरी वीडियोज है। तो उस केस में क्या था कि उनके पास भी बजट नहीं हो रहा था, वो उसकी मम्मी भी थोड़ी सी गरीब है, पापा भी वैसे ही काम करते हैं कहीं लेबर का काम, तो फाइनेंशियली उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो उस चक्कर में उन्होंने 20-25 दिन लेट कर दिया। तो वो 20-25 दिन बाद क्या हुआ कि उसका ना कैलस का फॉर्मेशन हो गया था, हड्डी ऑलरेडी जुड़ चुकी थी। अच्छा। फिर हमें वो हड्डी दोबारा तोड़नी पड़ी। उसके बाद उसको वापस उसकी मतलब पोजीशन पर ला करके भी है, तोड़नी पड़ेगी ना, वो तो टेढ़ी जुड़ गई ना, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, वो दोबारा तोड़ी वहां से, फिर उसके बाद वापस उसी जगह पर लेकर के गए। अच्छा। फिर रिपोजिशन करके उस मैंडिबल को फिर IMF किया। फिर हमने उनका IMF 2 मंथ के आसपास रखा। अभी भी वो हमारा जो पेशेंट है वो इलास्टिक्स पर छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो बार बार आकर के कहते हैं कि मैं कमजोर हो गया। वो वाकई में कमजोर तो हो गए, क्योंकि 1.5 महीने अगर कोई आदमी लिक्विड डाइट पे रह रहा है तो दिक्कत तो आती है। लेकिन वो जो लेट किया ना उन्होंने, उसकी वजह से उनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई। तो लेट नहीं करना है। अगर आपका ट्रॉमा आज हो गया तो 1-2 दिन में आप उसको IMF करा लें या बोन प्लेटिंग करा लें। और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है तो फिर उसके वो GA में जाएंगी सर्जरी। लेकिन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सभी ट्रॉमा जल्दी ठीक हो जाते हैं मेरे हिसाब से। बॉडी बहुत अच्छा फंक्शन करती है हमारा। तो ये जो IMF है या फिर बोन प्लेटिंग है, इस सर्जरी को करने में कितना टाइम लगता है? और अगर आप कर रहे हो तो फिर जो आप लिक्विड डाइट बता रहे हो, उस लिक्विड डाइट में क्या क्या लेना पड़ता है? IMF तो 2 आवर्स के अंदर हो जाता है इजीली, और बोन प्लेटिंग 2.5 आवर्स में, बस 2 से 2.5 घंटे की सर्जरी है, ज्यादा नहीं है। और लिक्विड डाइट में आप दलिया खिचड़ी वगैरह खा लें, यही चीजें खानी होती हैं। शेक वगैरह पी सकते हैं, वो साइड जो वेस्टिब्यूल्स है वहीं से पिया जाता है, दांतों से तो कुछ खा नहीं सकते। बस एक अच्छी चीज ये है कि उसके अंदर ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो और जल्दी ठीक हो जाते हैं।
तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने में क्या क्या बहुत जरूरी चीजें जो हमें करनी चाहिए? नहीं, ब्रश वगैरह तो वो वैसे भी नहीं कर सकते उस टाइम। आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं, आप गार्गल या रिंस कर सकते हैं, बस यही दोनों तीन चीजें ही फोकस है। जितना पॉसिबल हो, अगर ब्रश हो सकता है फ्रंट के दांतों पर तो वो कर लें, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है, तो बस ओरल हाइजीन में इतना ही मेंटेन कर सकते हैं। तो सर ये रूट कनाल ट्रीटमेंट भी एक बहुत ज़्यादा बहुत सुनने में आता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट करा लो, रूट कनाल ट्रीटमेंट करा लो, तो इसका क्या प्रोसीजर है और क्या आपके यहाँ पर ये होता है? नहीं, रूट कनाल प्रोसीजर डेंटिस्ट्री का सबसे कॉमन प्रोसीजर ही रूट कनाल है। अच्छा। क्योंकि ना ये लास्ट पॉडकास्ट में भी जो वहाँ पे हुआ था उसमें भी मैंने यही बात बताई थी कि हमारे इंडिया के अंदर ना लोगों को ये जो लास्ट का प्रोसीजर था, इन्होंने फर्स्ट का प्रोसीजर बना लिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही पेशेंट दांत में कैविटी हुई है, उसी वक्त में आप जाकर के चेक कराएं, फिलिंग हो जाती है। अगर वो कैरीज इनेमल तक है, अगर वही कैरीज ग्रो होकर के डेंटिन तक पहुंचेगी तो वो फिर सेंसेशन देगी ठंडे गर्म का। लेकिन उस टाइम लोग बाग वेंटेज या सेंसोडाइन वगैरह टूथपेस्ट करते हैं, तो उससे वो थोड़ी सी रिकवरी हो जाती है, फिर वही कैरीज ग्रो करके पल्प तक पहुंच जाती है। जब वो पल्प तक पहुंचेगी तभी दर्द स्टार्ट होगा। अब दर्द स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब रूट कैनाल करवानी पड़ेगी। तो ये लास्ट का प्रोसीजर था। अब पेशेंट को ये है कि फर्स्ट प्रोसीजर बन गया। जैसे ही उन्होंने क्लिनिक के अंदर एंट्री की, मुझे दांत में दर्द हो रहा है, तो अब जैसे ही एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में दिखता है कि वो पल्प अप्रोचिंग है, पल्प तक पहुंच चुका है। तो उस कंडीशन पर फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको रूट कैनाल, दांत बचाने का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर तो वो धीरे धीरे और खराब होगा और पेनफुल रहेगा। पेन मेडिसिन से ठीक नहीं होता, वो बस उसको दबाता है। हाँ, थोड़ी देर रिलीफ करेगा, हील नहीं करता है। उसके लिए आपको रूट कैनाल, दांतों का सारा ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि आपको दांत में ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आपको कोई जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों की पायरिया वगैरह की भी कोई बीमारी है, तो आपको उसके अंदर क्लीनिंग, क्यूरिटाज वगैरह या जिंजावल सर्जरी वगैरह, फ्लैप सर्जरी, ये सारी करवानी पड़ेंगी। लेकिन आप सिर्फ सोचे कि मेडिसिन खा लूँ और ये चीज़ें ठीक हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही रूट कैनाल है। रूट कैनाल हमारा जो कॉमन प्रोसीजर है वो दवाइयों से ठीक नहीं होता है। आपको उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा अगर आपकी कैरीज पल्प तक पहुंच चुकी है तो। तो इस रूट कैनाल में मेन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं आप उसको? रूट कैनाल असल में जो प्रोसीजर है ना, वो हम 4 स्टेप्स पर करते हैं। ये जो है ना, ये जिसका स्किल सबसे अच्छा है वो उतनी अच्छी रूट कैनाल कर सकता है। क्योंकि जो रूट कैनाल का मतलब ये है, दांत की जो रूट्स हैं उसके अंदर कैनाल्स हैं। और कैनाल्स ऐसा नहीं है कि प्लेन नसें जा रही हैं और उसको, ये मिथ है लोगों का कि हमने आरसीटी की नसें कटवा दी अब तो हमारा दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कैनाल्स है, कैनाल टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं, गुच्छे वाली भी होती है। एक में से 2 कैनाल भी जा रही हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं ऐसे ही। तो उसमें ढूंढनी पड़ती हैं, अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, रीशेपिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर लेंथ तक करनी पड़ेगी। तो इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा एक्सेस ओपनिंग, कि जो दांत की हम रूट कैनाल कर रहे हैं तो उसकी जो ओपनिंग है नस तक जाने के लिए वो प्रॉपर सही पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर सही पोजीशन पे नहीं होगी तो हम इधर उधर चले जाएंगे तो हमारी 1-2 कैनाल मिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेन जाएगा ही नहीं। अगर आपने एक्सेस ओपनिंग अच्छे से की है, बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे की है, तो आपके पास एक्सेस मिल जाएगा कैनाल तक जाने का। फिर सेकंड जो स्टेज होती है उसकी होती है वर्किंग लेंथ, कि दांत की जो लेंथ है ना, क्राउन के ऊपर से लेकर के रूट्स की लास्ट तक जितनी वो लेंथ है, अप्रोक्सीमेटेड सपोज करो 18 mm है। अगर 18 mm की जगह आपने 15 mm तक ही ट्रीटमेंट किया, प्रिपेयर की उस कैनाल को, तो वो तो फेल है। 3 mm तक तो पल्प बच गया ना। हमारा मेन प्रोसीजर है कि उसकी अंदर जो पल्प है, जो इन्फेक्टेड पल्प है, उसको पूरी तरह रिमूव किया जाए। अब वो 15 mm तक किया तो आपका 3 mm बच गया। या 4 कैनाल थी, 4 में से आपने सिर्फ 3 कैनाल क्लीन की, 1 कैनाल बच गई, तो भी पेन नहीं जाएगा। तो जो वर्किंग लेंथ फंक्शन है ना, वो ये है कि आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाए, छोटी बड़ी ना हो। उससे ज्यादा भी कर दी तो नीचे पेरियापिकल ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा होने की वजह से आपको एब्सेस वगैरह बन जाता है। तो इस कंडीशन पर भी हमें फेल्यूर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर फेल्यूर हमारे पास आते हैं बहुत सारे केसेस जिसमें एक्सेस ओपनिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है, और फिर उसके बाद देखा तो उनकी ऑब्चुरेशन भी नहीं हुई है, यानी कि फिलिंग भी ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि वर्किंग लेंथ प्रॉपर नहीं थी। एक्सेस ओपनिंग के बाद में हमें वर्किंग लेंथ प्रॉपर लेनी चाहिए। जब हमारी वर्किंग लेंथ प्रॉपर होगी तभी हम उसके अंदर BMP यानी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, उस कैनाल की कटिंग, कैनाल को क्लीन करना, ये सारे प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से तभी हो पाएंगे जब हमारे पास लेंथ होगी। अच्छा। अगर वो लेंथ छोटी बड़ी हमारी हो गई किसी वजह से, तो उसमें पेशेंट का सच में कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें डेंटिस्ट का फॉल्ट है उसकी रूट कैनाल को फेल होने में। ओके। तो अब आप एक बात बताएं, पेशेंट मेरे पास आया और सपोज करो उसकी वर्किंग लेंथ 18 mm थी, 0.5 to 1 mm शॉर्ट हमें रखनी होती है आइडियली। हाँ, क्योंकि उससे वो सक्सेस रेट है उसका, या तो अपाइकल फोरामेन तक हो या 0.5 to 1 mm तक उसकी सक्सेस रेट 100%, 98% रहते हैं।
लेकिन अगर किसी वजह से वो 3 mm शॉर्ट है, 2.5 mm शॉर्ट है, कहीं कहीं पे तो 15 mm की कैनाल है और 7 mm का जीपी गया हुआ है, सिर्फ 8 mm का गिरा। और कई केसेस तो ऐसे आते हैं जिसके अंदर जीपी ही नहीं गया, कोई कैनाल ही नहीं है, सिर्फ एक्सेस ओपनिंग की, एक्सेस ओपनिंग करने के बाद रिलीफ हो जाता है। तो उस कंडीशन पे उन्होंने एक्सेस ओपनिंग की और उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर बाद में उसमें फिलिंग कर दी ऊपर से टेम्पररी और कैप लगा दिया। फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद पेशेंट को दर्द हो रहा है, फिर वो समझा रहे पेशेंट को जी इसमें तो पस पड़ गया, अभी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे जो केसेस आते हैं ना, ये बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। तो इसमें यही है कि तो अवेयर नहीं है। फिर दूसरी चीज़, वो डेंटिस्ट पर पूरा भरोसा करते हैं। पेशेंट ने आरसीटी कराई, आरसीटी का आर भी नहीं हुआ, वो जो वापस गए तो कह रहा है कि जी इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, पस पड़ गई, अब आपको उसको निकलवाना पड़ा। अब पेशेंट के साथ ना एक मिथ है, बहुत ज़्यादा डर है कि यार पस पड़ गया तो अब ये है कि अब मुझे कैंसर ना हो जाए, दिक्कत हो जाए। बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं आज के टाइम में। तो वो इस चक्कर में वो कहीं 2 सेकंड ओपिनियन नहीं लेते और वो निकलवा देते हैं। तो ये उनकी चल रही है काफ़ी टाइम से। नहीं, ऐसा मैंने भी देखा है कि बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स जो मतलब सर्टिफाइड नहीं है, वो उनके यहाँ पे ये चीज़ों का ज़्यादा वो चीज़ होता है। ये उनके साथ भी है जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ जो फ्रेशर डेंटिस्ट है ना, मैं उनके लिए भी कहूँगा, क्योंकि वो पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा है, वो डेंटिस्ट्री सीखने पर फोकस कर ही नहीं रहे, सिर्फ अर्निंग पर फोकस कर रहे हैं कि यार बस पैसे आ जाए। आपका काम जितना अच्छा होगा, आपको आज नहीं तो कल लोग पहचानेंगे। बस आपको अपने काम पर फोकस करना है। आप एक स्किल दिखाए तो सही कि मेरे अंदर ये स्किल है। जिस दिन वो स्किल आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे ना, तो आपको डेंटिस्ट्री में रेफरल पेशेंट ज्यादा मिलता है 90%। अगर आज किसी के फैमिली में से एक पेशेंट आपके पास से सेटिस्फाइड होकर गया है, तो वो धीरे धीरे उसकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। इवन पूरे खानदान के पूरा खानदान आ जाते हैं। बहुत है मेरे साथ ऐसा। तो अब एक आरसीटी अगर आपकी फेल हो गई है, तो आपको खुद सोचे, इमेजिन करो उसका पूरा खानदान गया। तो आपको अपने स्किल पर प्रॉपर तरीके से आपको सीखना चाहिए, लर्निंग अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो चुकी है। इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग बाग, मटेरियल्स पे अच्छे मटेरियल्स आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो बायोसिरेमिक का मटेरियल्स है ऑब्चुरेशन के लिए, उसे कम लोग यूज़ करते हैं। बायोसिरेमिक यार जितने अच्छे मटेरियल्स आप यूज़ करोगे उसका रिजल्ट उसी वजह से तो अच्छा आएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे अनएथिकल, यानी जो झोला छाप डॉक्टर जिनको आप कह रहे हैं कि जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वही गलत कर रहे हैं, वो तो 90% कर ही रहे हैं। उनके लिए तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जिनके पास स्किल है वो भी इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। उनके साथ भी है कि वो अपने स्किल पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्किल पे सीख भी नहीं रहे, और बस उनको ये टेंशन रहती है कि यार डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं है, डेंटिस्ट्री में रिसेशन आ चुका है, अब डेंटिस्ट्री में हम इतने की रूट कैनाल क्यों करें। और वो शिकायतें यही रखते हैं कि यार नहीं मैंने 3,000 की रूट कैनाल चार्ज रखा, अब पेशेंट आके कह रहा है कि जी वो 1,000 रुपए की कर रहा है, वो झोला छाप से उसको कंपेयर कर रहा है। तो उसको अगर उनका क्लिनिक नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, या तो वो कहे कि जी मेरे पास जो स्किल है आप उससे कंपेयर ना करें, आपको इतने में कराना है तो कराएं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको 1,000 तो क्या 800 रुपये में भी करनी पड़ेगी। आपको दुकान चलानी है तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको उसको 1,000 रुपए की जगह 800 रुपए का भी सामान नहीं दे रहे हैं। आपको देना तो पड़ेगा ना। आप 3,000 अगर किसी चीज का चार्ज कर रहे हो, 6,000 रूट कैनाल 12,000 की भी होती है नॉर्मल चार्जेस, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छे क्लिनिक्स पर 10-12 हज़ार रुपए रूट कैनाल के चार्जेस, सिर्फ रूट कैनाल के, विदाउट क्राउन्स। लेकिन वो 10-12 हज़ार में स्किल है, मटेरियल्स है, वो क्वालिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 फ्री के ले रहे हैं। जो 2,000 1,000 की जो रूट कैनाल हो रही है और वो 10,000 वाली हो रही है, वो सेम एरिया का फर्क नहीं है, वो डॉक्टर का स्किल का भी फर्क है, डॉक्टर के एक्सपीरियंस का फर्क है। वो स्किल जो है वो एक्सपीरियंस के, उसकी क्वालिफिकेशन का फर्क है, उसकी मेहनत का, उसके मटेरियल्स जो वो यूज कर रहा है, जो वो फाइल्स यूज कर रहे हैं, वो कितनी हाई क्वालिटी की फाइल्स यूज कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसीजर है इसके अंदर, स्टरलाइजेशन। पता है अगर आप स्टरलाइज नहीं कर रहे तो इसका इन्फेक्शन उसमें पहुंचा रहे हैं, उसका इन्फेक्शन उसमें पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि आप कितना स्टरलाइज कर रहे हैं, इक्विपमेंट कितने अच्छे हैं आपके। जितने अच्छा स्टरलाइजेशन है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो वो उतनी अच्छी आप रूट कैनाल कर पाओगे। अभी आपके पास फाइलें अच्छी हैं, तो जब आपने वर्किंग लेंथ ली, वर्किंग लेंथ लेने के लिए आपके पास एक्सरे होना चाहिए और अपेक्स लोकेटर होना चाहिए अच्छा। तो जितनी अच्छी रीडिंग्स आएंगी उतनी अच्छा बीएमपी कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक उतने अच्छे आएंगे। और जितने रिजल्ट अच्छे आएंगे ऑटोमेटिक आपका क्लिनिक चलेगा। यार ऐसा नहीं है कि क्लिनिक नहीं चलता, मैंने देखा बहुत अच्छे क्लिनिक चल रहे हैं लोगों के। लोग सीआर में पैसे कमाते हैं, मंथली सीआर में ये। और कुछ लोग ऐसे जिनसे मंथली 20-30 हज़ार रुपये भी नहीं कमा रहे। एक लेबर जो है वो उनसे अच्छा अर्न कर रही है। उसका रीज़न यही है कि वो अपने स्किल पे बिल्कुल भी ना तो स्किल पे फोकस कर रहे हैं, ना अपना स्किल को बढ़ा रहे हैं।
बस उनका रोना ये है कि यार 1000 रुपए की RCT मेरे आकर के गा रहा है, अब मैं कैसे करूं। नहीं, मैंने ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि यार तुम कुछ नहीं कर पाए, मेडिकल फील्ड में अगर कुछ नहीं कर पाए तो डेंटिस्ट बन गए, लोगों का ये बोलना है, क्योंकि वो हाँ स्किल पे काम नहीं कर रहे ना। उनका ये है कि यार तुम MBBS कर रहे हो तो तुम डेंटिस्ट कैसे बन गए, तुम ये क्यों। असल में क्या है मैं बताऊं ना, डेंटिस्ट ना एक आर्ट है। जितना अच्छा आपका हैंड स्किल है ना उतना अच्छा आप अर्न करोगे, उतना अच्छा आप जितना अच्छा आपका हैंड स्किल है उतना अच्छा आप अर्न करोगे, उतना ही आगे जाओगे। मेडिकल के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो थ्योरी की नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सर्जन है, सर्जन के पास सर्जरी का स्किल होता है, उसके पास जितना उसने एक बार पढ़ाई कर ली उसके बाद वो उसमें से 90% चीजें स्किप हो जाती हैं, फिर उसका स्किल ही वर्क करता है। ऐसे सेम टू सेम डेंटिस्ट का भी यही है कि जो आपने बुक्स पढ़ी थी ना उसका 90% गॉन, सिर्फ 10% बचता है जो उसके अंदर क्रीम एंड बटर है पढ़ाई का। उसकी बेस पर फिर आपका स्किल वर्क करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना माइंड लगा सकते हो, कितनी आर्ट दिखा सकते हो। डेंटिस्ट्री तो पूरी की पूरी 80% आर्टिस्ट वाला वर्क है यार। कि आपको विनियर्स लगाने हैं, आप कितना अच्छी शेप दोगे, कितना अच्छा कलर्स दोगे, तो ये सारी चीज़ें फिलअप जो कर रहे हैं ना वो एक आर्ट है। अब जिसके अंदर ये पैशन नहीं है ना, देखो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट है। अगर जिस काम के आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो उस काम के आपको पैसे मिले या ना मिले और आपको उस काम करने में मजा आ रहा है तो समझ लो कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सीरियसली। और कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना उसमें। अभी फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं विराट कोहली का। विराट कोहली से आज कोई कहते हैं ना कि मैं आपको 1000 करोड़ दे रहा हूँ, आपको जिंदगी में बैट नहीं पकड़ना, वो जिंदगी में उस डील को नहीं पकड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैशन है। उनका सारा पैसा छिन भी गया ना तो भी उसको उस इंसान को बैट चाहिए। जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा ना तो हो सकता है टाइम से रोटी भी नहीं मिलती हो। ये क्रिकेटर्स को जो इन्होंने स्टार्ट की होती है ना जर्नी, उनको तो सच में नहीं मिलती। वो पूरे दिन खेलते हैं, पानी मिल गया, थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल गया, उनके अंदर इतना जुनून होता है, पैशन होता है। उनको नहीं पता होता कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, पैसा मिलेगा। बस उनको एक फेम चाहिए, नाम चाहिए कि बस मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। पैसे का तो उनका माइंड में भी नहीं आता। सेम टू सेम डेंटिस्ट्री का भी ऐसे ही है, जिसके माइंड में है ना कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, बस पैसा पहले नहीं आना चाहिए। पैसा तो उसके बाद बेतहाशा आ जाता है। अब माइंड में ही नहीं है कि मुझे इस लेवल का इंटरेस्ट ही नहीं है। सबसे पहला फोकस है जी पैसे आने चाहिए। शाम को आकर के वो पहले हिसाब लगा रहा है कि यार आज दिन में इतने पैसे हैं। अगर उसने एक बार कैलकुलेशन ये कर दी ना कि मेरे पास आज इतने पेशेंट आए और इन पेशेंट के साथ में मैंने ये ट्रीटमेंट किया, इसमें और क्या बेटर हो सकता था, कुछ गलत हुआ तो उसको कैसे इंप्रूव करें, ये कैलकुलेशन जिस दिन वो डेंटिस्ट लगाएगा ना उस दिन उसका स्किल भी बढ़ जाएगा, अर्निंग तो इतनी बढ़ जाएगी अभी तो जब उन्होंने सोची भी नहीं होगी। ऑब्वियसली बिकॉज अभी कुछ समय पहले मैं एक डेंटिस्ट से बात कर रहा था, ही वाज अ स्टूडेंट ओनली, राइट। तो वो ये कह रहा था कि कोई केस हमारे पास आता है, ठीक है, तो केस जितना ज्यादा वर्स्ट होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है हमें उस केस को देखने में। मतलब औरों के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए वो गलत है। वो जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो सिर्फ पढ़ाई के वक्त आ रहा है। जिसको ये इंटरेस्ट बाद में भी आएगा ना वही ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है बाद में आने के बाद जब अपना सेटअप बना लेता है ना इंसान। जब हम कॉलेज में थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ग्लव्स कैसा होता था कि जैसे अभी डायग्नोज करने स्टार्ट किया, फोन आ गया, फोन निकाला, ग्लव्स पहन के फेंक दिए, क्योंकि वो कॉलेज के ग्लव्स थे, है ना, गाउन कॉलेज का था। तो उस टाइम स्टरलाइजेशन का इतना ध्यान था कि ये लिया फेंक दिया, दोबारा निकाल ली। लेकिन जब क्लिनिक खोला, क्या उसके बाद आप ऐसा यूज कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं। अगर आप उसके बाद भी आप इतना स्टरलाइजेशन का ध्यान रखो, या तो फोन को हाथ मत लगाओ या फिर ग्लव्स फेंक दो कि मेरे फोन पे जो बैक्टीरिया वो दूसरे पेशेंट के मुंह में नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल। इतना स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल जो करेगा ना तो समझ लो कि उसको क्लिनिक, उसको जो है ना अपने काम में इतना इंटरेस्ट है, इतना मजा है कि उसको पैसे की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। और पैसा तो हर काम में मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं। ये लोगों का फोकस है कि मुझे अर्निंग, जो शुरू में अर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम मिलता है। 5 साल आप अपने पैशन को दो, प्रैक्टिस को दो, 5 इयर्स, और जितना बेस्ट आप दे सकते हो उतना दो। फिर पेशेंट आपको वो देगा जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है आप आज मैं कह रहा हूँ रूट कैनाल कुछ लोग 1500 में कर रहे हैं, 2000 में कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है उनका, लेकिन वो स्किल दे रहे हैं 5000 वाला। अभी 2 साल 3 साल जाने दो, वो आपको 5000 देके जाएगा। वही पेशेंट जिसने 1500 में आपको देने में परेशान किया था वो आपको 8000 भी देगा। क्यों? क्योंकि
उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिसने भी 5 साल पहले 8 साल पहले रूट कैनाल आपसे करा लिया है, अब वो जाकर के कहता है कि सर आपने पिछली बार 1500 में की थी, अब आप 3000 किस बात के चार्ज कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं जी अब 3000 चार्ज है मेरे। नहीं, वो चला गया कहीं और, चला गया किसी क्वैक्स के पास चला गया या किसी न्यू प्रैक्टिस के पास। अब उसकी रूट कैनाल में दिक्कत आ गई, उसने फिर से 1500 की जगह 2000 में करा ली कहीं से, चलो। लेकिन अब उसको अफसोस होगा यार वो डेंटिस्ट बहुत अच्छा था, इससे तो अच्छा 1000 और चले जाते, मेरे 3000 में वहीं कराना था। अब वो परेशान है, उसने परेशानी भी झेली, अब वो वापस उसी डेंटिस्ट के पास जाता है, कहता है। अब वो क्या कह रहे हैं, सर अब री आरसीटी के चार्जेस 4000 लगेंगे, क्योंकि आरसीटी के चार्जेस कम है, री आरसीटी के ज्यादा है। अब 4000 लगेंगे तो अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको इसका जो एक्सपीरियंस रहा ना सेकंड जगह से वो इतना खराब रहा, तो अब वो उसको 4000 में देता, अब उसको रूट कैनाल 3000 वाली 6000 में पड़ गई। तो ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके रूट कैनाल के डबल चार्जेस, डबल से भी ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि वो एक तो पहले उनका एक्सपीरियंस खराब रहा, ऊपर से री आरसीटी के चार्जेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। अच्छा, ये जो बहुत सवाल पूछा जाता है कि नस डलवाने जा रहा हूँ मैं, नस डलवाना है, तो वो आरसीटी के अंडर ही आता है। और पेशेंट कहते हैं कि मैंने नस कटवा दी। पेशेंट के साथ में क्या होता है कि जी मैंने तो नस कटवा दी, फिर इसमें दर्द क्यों हो रहा है। देखिए वही वाली बात है ना जो मैंने अभी रूट कैनाल के बारे में बताया। रूट कैनाल के अंदर एक नाली है, कैनाल का मतलब ही एक नाली है ना। तो वो नाली इसके अंदर जो नसें हैं ना वो ब्लड के थ्रू जा रही हैं, वो गुच्छे की तरह भी हैं, उसमें शाखाएं भी हैं, वो प्रॉपर क्लीन करनी होती है, फिर उसके बाद उसको शेप दे करके उसको सील करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक नस जा रही है उसको सीजर से काट दिया और उसका सेंसेशन खत्म, ऐसा नहीं होता है दांत में। बहुत मेहनत का काम है ये। अभी एक सर्जन थे मेरे पास, वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं वो, तो कह रहे कि यार जावेद ये तो मेरे से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, 2 घंटे लग गए तुझे इसमें काम में, इतने से काम में। कह रहा है मैं तो 20 मिनट में कर देता हूँ गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और इस काम में तो मुझे बहुत टफ लग रहा है। मैंने कहा ये इतनी मैं करा और पैसे भी तेरे इतने कम है। मैंने कहा बस पूछो क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर का एक लग रहा है लोगों को एक मिथ है यार कि इतनी बड़ी सर्जरी है। गॉल ब्लैडर 5 दिन में हील हो जाता है। और टूथ एक्सट्रैक्शन जो है ना जिसके लोग 500, 800, 1000 चार्ज करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन का सॉकेट उससे भी ज्यादा टाइम में हील होता है। 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसको हील होने के अंदर, क्योंकि बोन बननी है, कैलस का फॉर्मेशन होना है। लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है। आप आउट ऑफ इंडिया देखें, आप देखो इसकी कितनी अवेयरनेस है। दांतों से इतनी बीमारियां होती हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। डिमेंशिया का खतरा ब्लीडिंग गम्स की वजह से हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है। और गायनी के अंदर भी आप देखें, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको गम्स डिजीज है तो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म ही पहले हो जाएगा। तो इसकी वजह से, इसी की वजह से नहीं है अवेयरनेस। और इतनी अवेयरनेस, इतना मिथ इतना ज्यादा खराब है, लोगों को ये लगता है कि अगर वीमेन प्रेग्नेंट हो गई है अब तो दांत नहीं मांजने, ब्रश नहीं करना। गांव में अब जो केमिकल की वजह से केमिकल मत यूज करो। हाँ, वो कहते हैं कि खून आ जाएगा, दांत गिर जाएंगे। अरे भाई किसने कहा ये दांत गिर जाएंगे। ओरल हाइजीन अब ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी आपको हेल्दी फूड लेने पड़ेंगे। जो आप खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो आपके फीटस बेबी तक जा रहा है। वो न्यूट्रिशन कहाँ से जा रहा है, वो माँ के थ्रू ही तो जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो मिथ है ना, ये दूर करनी पड़ेंगी। नहीं, गायनिकोलॉजिस्ट भी समझाती हैं कि नहीं अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराओ, डर रहे हैं यार। अगर एक बार आपको प्रेगनेंसी हो गई, आपके दांत में कोई कैविटीज अगर वो ग्रो कर गई, पल्प तक पहुंच गई, रूट कैनाल कराने की नौबत आ रही है, तो आप समझो इस बात को, ना तो आप उस वक्त में कोई एंटीबायोटिक खाओगे ज्यादा, ना ही ज्यादा सर्जरी के लिए अवॉइड कर पाओ। फर्स्ट और थर्ड ट्रिमेस्टर तो वैसे भी सेफ नहीं है, पहले 3 महीने और बाद के 3 महीने तो सेफ नहीं होते। बहुत सारे प्रिकॉशन लेकर के रूट कैनाल कर सकते हैं, सभी के पास नहीं है। तो इस कंडीशन पे आपको सिर्फ अवेयर ही रहना है। आपको प्रेगनेंसी से पहले प्लान बना लें आप कि अब मुझे पहले ओरल हाइजीन मेंटेन करानी है। अगर कहीं कैविटीज है तो वहीं फिल करा लो, रूट कैनाल की नौबत ही नहीं आएगी। रूट कैनाल तो लास्ट का प्रोसीजर है, ये फर्स्ट प्रोसीजर हम लोगों ने बना दिया ना कि जी दर्द होगा तभी जाएंगे। क्लीनिंग का लोगों को मिथ है बहुत ज्यादा कि यार मैंने क्लीनिंग करा ली तो दांत गिर जाएंगे। इतना मोटा 4 mm का 6 mm का कैलकुलस आ रहा है, बोन की पॉकेट बन गई है, बोन लॉस हो गई है। ये सारी कंडीशन अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ इसी वजह से हो रही है। अगर जिस दिन अवेयरनेस हो गई, आप क्लीनिंग कराएं। क्लीनिंग एक बहुत माइनर सा प्रोसीजर है। क्यों हमारे दांतों को क्लीनिंग की नीड अब ज्यादा इसलिए पड़ रही है, असल में हमारा खाना पीना चेंज हो गया है। हम वो खाना ज्यादा खाने लगे हैं जो दांतों में ज्यादा चिपकता है। एक रीजन। दूसरा रीजन, खाते भी पूरे दिन है। हाँ, ये भी है। आप पूरे दिन खा रहे हैं, ब्रश आप 1 बार या 2 बार कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जो प्लाक था वो कैलकुलस बन जाता है। कैलकुलस ब्रश से नहीं साफ होता, वो फिर आपको मशीन से, अल्ट्रासोनिक क्लीनर मशीन से ही कराना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें खुद ही आगे आकर के ये पॉडकास्ट, जो फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट हुआ था वो
मैंने कहा मैं क्या करूंगा भाई, मेरा क्या मतलब है इसका इंटरव्यू देने का, मुझे पता नहीं था कि ये पॉडकास्ट क्या होता है। नहीं, एक्चुअली में तो अवेयरनेस बहुत हाँ, ज्यादा तो कम उन्होंने इन कहा कि चीजों सर के वो बारे में। क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जिनकी अवेयरनेस की नीड है। मैंने कहा अच्छा ये होता है इसमें। मैंने कहा ठीक है फिर बुला लेना। तो जो हम बात कर रहे थे ना वो यही थी कि लोगों के पास अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको इतने नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। जो मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके साथ ये सबसे बड़ा मसला है कि वो उस टाइम तो केयर नहीं करते, जब दर्द लेके आ रहे हैं तो उनको थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है। अब बताओ उस टाइम कैसे एक्सट्रैक्शन करें, इम्पैक्टेड सर्जरी कैसे करें। तो ये उनको उसी टाइम ध्यान रखना चाहिए कि भाई जैसी प्रेगनेंसी हो गई है और वो उससे पहले ही अपना, पहली बात तो प्रेगनेंसी इतना लंबा प्रोसीजर है कि आप उसके लिए प्लानिंग करें पहले से। प्रेगनेंसी हो गई, आप उसके बाद चेकअप कराएं, रूटीन चेकअप कराएं, तो आप बच जाएंगे कॉम्प्लिकेशन से। अगर आप रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं तो नहीं बचेंगे, फिर आपको ये परेशानी आपको झेलनी ही पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें अवेयरनेस के ऊपर ही है। वो तो है, वो तो है। दूसरी चीज क्या है ना कि पायरिया हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि किसी को पायरिया हो गया है ना, तो पायरिया होता क्यों है, और अगर हो जाता है तो उसे बचाव के तरीके क्या हैं सर? तो वो पायरिया, ये मैंने कई बार बताया है, पायरिया असल में कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है। पायरिया जो हमारी ओरल हाइजीन है ना, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रखते हैं, यानी क्लीनिंग नहीं करते दांतों की, सिंपल लैंग्वेज ये है, तो हम जो खा पी रहे हैं वो धीरे धीरे जम जाता है दांतों और मसूड़ों के बीच में। दांत और मसूड़ों के अंदर हड्डी होती है, उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें से फ्लूइड आता है, और वो फ्लूइड ना जीसीएफ, वो जो फ्लूइड है जीसीएफ वो उसको क्लीन करता है। लेकिन जैसे ही वो कैलकुलस वहाँ जम गया, प्लाक बना था, प्लाक से कैलकुलस बना, टार्टर बन गया, ये सारी चीजें क्या होता है उस फ्लूइड को स्टॉप कर देती है। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फिर वो गम्स का रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले सिम्टम दिखेंगे कि ब्लीडिंग गम्स होगी, रेडनेस आ रही है, स्मेल आ रही है, ये जिंजिवाइटिस के सिम्टम है कि आप इसको क्लीनिंग करा लेते हैं तो यहाँ पे ये ठीक हो जाता है। इस कंडीशन पे आपकी बोन भी लॉस नहीं हुई है, अभी जो गम्स आपके रेडनेस हुए थे, ब्लीडिंग हुई थी, वो धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं, स्मेल वगैरह चली जाती है। लेकिन आप इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं और यही बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वो आपका बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर से हड्डी भी कम हो रही है, मसूड़े भी नीचे आ रहे हैं, रिसेशन हो रहा है। इस कंडीशन पर आने के बाद में जो आप सुनते हो ना कि जो हमने पायरिया की सफाई करवाई थी जब से दांत हिल रहे हैं, अच्छा, तो वो ये तभी होता है कि जब आपकी हड्डी कम हो गई, बोन लॉस ज़्यादा हो गया और आप क्लीनिंग इतनी लास्ट स्टेज पर कराने आ रहे हैं कि उसकी सपोर्ट ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो इसमें फॉल्ट तो पहले ही आपका है कि आपको क्लीनिंग टाइम से करा लेनी चाहिए थी। आपको खुद ही फील आ जानी चाहिए था कि यार मेरे कैलकुलस जम रहा है, इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो मुझे क्लीनिंग करानी चाहिए। इतना वेट ही क्यों किया? लोगों ने ये अवेयरनेस ना होने की वजह से ये गलतफहमी रहती है कि मेरे दांत हिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम में नहीं हिलते यार। अगर आपका ऊपर ही ऊपर है, जो कैलकुलस है वो ग्रेड 1 है, तो आप अच्छे से क्लीन कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 चला गया है तो उसके बाद आपको क्लीन के साथ साथ आपको 2-3 प्रोसीजर होते हैं जो एड ऑन हो जाते हैं। क्यूरिटाज होता है। क्यूरिटाज क्या होता है कि बोन, दांत और दांत की जो हड्डी होती है उसके बीच में जो कैलकुलस डिपॉजिट हो चुका है अंदर, वो वहाँ से पूरी तरह से क्लीन करना होता है। ये जिंजाइवल ग्राफ्ट सर्जरी होती है, जिंजाइवा को हटा दो, टिश्यू पैलेट से लेते हैं, मेम्ब्रेन वगैरह लगा करके उसको फिर बोन ग्राफ्ट करके फिर उसके बाद गम्स को स्ट्रेच करके उसको सूचर करते हैं। तो ये जिंजाइवल सर्जरी है। ये काफ़ी लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं दांत को बचाने के लिए। नेचुरल दांत बचाना तो बहुत ज़रूरी है। नेचुरल दांत बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नेचुरल दांत बच गया तो आपका चेहरे को शेप प्रॉपर मिल रही है, आपका एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा आ रहा है। आप सोचें कि जी मेरा पायरिया लग गया, दांत हिलने लगे, अब मुझे इसको बचाने की जरूरत नहीं है, निकलवा देता हूँ, बाद में दांत लगवा लेंगे। तो फिर वो जो बोन लॉस होनी थी दांत निकलने के बाद वो होगी, फिर आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, शेप वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। आप चाहे उसके बाद में ब्रिज लगवा लें या इम्प्लांट भी करवाएं इवन, तो पर वो शेप नहीं रहती है, आपको कहीं ना कहीं लॉस रहता है। इम्प्लांट का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी वो बोन बच जाती है और लॉस होने से। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है ना कि अगर आपने दांत निकलवा दिए किसी वजह से, पायरिया लगने की वजह से या कैसे भी, या दांत खराब होने की वजह से, तो फिर आपको या तो ब्रिज लगवाना पड़ेगा या इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। ब्रिज में भी लॉस है कि आपको 2 दांत घिसवा करके लगवाना पड़ता है। इम्प्लांट में लॉस ये है कि आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा सर्जरी करा करके। अगर आपके पास कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है, डायबिटिक है या आप हैवी स्मोकर्स हैं, तो इस कंडीशन पर तो वैसे भी इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है बजट से भी, सभी का बजट एक जैसा नहीं होता है। एक इम्प्लांट की कॉस्ट 20-25 हज़ार से स्टार्ट होकर के 60-70 हज़ार तक भी जाती है। अच्छे इम्प्लांट की कॉस्ट मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये तो है ही। अब किसी के 4 दांत लॉस हो गए, 1 लाख का तो खर्चा उसका ऑलमोस्ट आ ही गया ना। तो इतना डीप तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पहले ही अवेयर हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग रख लें, क्लीनिंग करा लें। अगर दांत हिल गए हैं तो उसके अंदर से एक वायर लगती है जिसे हम लिंगुअल रिटेनर कहते हैं, या FRC है फिक्स रिटेनर, उसको लगवा दें अंदर से, तो वो
ठीक हो जाता है, जम जाता है, 6-7-8 महीने के लिए लगाए उसको, उसके बाद क्लीनिंग करवा दे, क्यूरिटाइज कराए, वो क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे गम्स बढ़ जाएंगे और वो हील हो जाएंगे, तो जम जाते हैं, फिर उसके बाद में वो FRC हटवा दें। तो लोगों को अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं। आपने अभी 2 शब्द यूज करे, ब्रिज और इम्प्लांट। तो जब ब्रिज और इम्प्लांट में क्या डिफरेंस है और ये कैसे हमारे ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है? या ब्रिज में क्या हो रहा है, ब्रिज में अगर आपका एक दांत मिसिंग है या 4 दांत मिसिंग है, तो आगे और पीछे के दांतों को आप घिस करके उनकी सपोर्ट लेकर के ब्रिज बना देते, पुल बना देते। ओके, ताकि बीच में आप एक दांत लगा सको। हाँ, एक दांत लगा, वो जॉइंट बन के आ जाएगा, उसकी 2 की सपोर्ट से लगा देंगे। इम्प्लांट के अंदर क्या है कि अगर आपने 2 नेचुरल दांत आपका मिसिंग हो गया, निकल गया, तो आपको इधर और इधर वाले दांत को घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इम्प्लांट कर दो। इम्प्लांट उसके अंदर एज अ रूट का वर्क करेगा और उसके ऊपर से उस पर कैप लग जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है जो है, और पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे लोगों में अब अवेयरनेस आई है, इसकी वजह से ही है। तो इम्प्लांट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इम्प्लांट हो ही जाएगा। सपोज करो बोन नहीं है, बोन लॉस ज्यादा हो गई है पायरिया की वजह से, तो भी नहीं हो पाएगा। स्क्रू करके लगाते हैं। स्क्रू तो लेंथ और विड्थ तो बराबर चाहिए ना हमें। अगर लेंथ और विड्थ अगर कम है तो इम्प्लांट सक्सेस नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर हमें विड्थ चाहिए, प्रॉपर लेंथ चाहिए, प्रॉपर डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए बोन की। ऐसा नहीं है कि बोन की डेंसिटी 4 है और आप इम्प्लांट डाले हाथ में आ जाएगा। बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हार्ड है, 1 है, तो पे आपने डाला, ब्लड सप्लाई नहीं मिली, इम्प्लांट नहीं होगा। और कई बार लोग जो इम्प्लांट्स होते हैं वो मेटल के इम्प्लांट्स लगवाते हैं। नहीं, इम्प्लांट तो टाइटेनियम के लगते हैं। टाइटेनियम के लगते हैं। इम्प्लांट टाइटेनियम का ही सक्सेस हो सकता है, मेटल को तो लगेगा ही नहीं। नहीं, मेटल मतलब गोल्ड हो गया। नहीं, वो क्राउन लगते हैं। वो क्राउन होता है, उसके ऊपर ऐसे कैपिंग होती है। जो टाइटेनियम इम्प्लांट जो होता है वो सिर्फ टाइटेनियम का होता है, जो बोन के अंदर जाता है। इम्प्लांट अब बहुत सारी नई चाइनीज, इजरायली इम्प्लांट है, चाइनीज इम्प्लांट है, बहुत सारे अब सस्ते भी कर देते हैं लोग, 12-15 हज़ार में भी इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन अच्छे इम्प्लांट जो है वो 20-25 हज़ार से लेके 80,000 1 लाख तक जाता है। 1 लाख तक जाते हैं। तो आप कौन से इम्प्लांट करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं ये इम्प्लांट करूं, मेरे पेशेंट्स का भी फायदा हो और जो है ये अच्छी भी चीज़ है? मेरे यहाँ पे जो इम्प्लांट है, जो मैं अभी सिस्टम यूज कर रहा हूँ इम्प्लांट का, वो MIS कर रहा हूँ, वो सिरोना का है, वो भी USA का इम्प्लांट है। ऑस्टेम कर रहा हूँ मैं, एक नोबल बायो है, नोबल बायो के इन सबसे अच्छे इम्प्लांट होते हैं, वो भी मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ। तो जो कॉस्ट है वो उनकी काफ़ी डिफरेंस आ जाती है। जो MIS का है वो इम्प्लांट 20,000 से 25,000 के बीच में हो जाता है, अगर उसमें बोन ग्राफ्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही ऑस्टेम का इम्प्लांट हम 28,000 में करते हैं। 28,000 में एक इम्प्लांट? हाँ, और नोबल बायो 45,000 तक जाता है। तो ये इसकी कॉस्ट है, और जो हमारे क्लिनिक पर हम प्रेफर करते हैं। और अगर किसी का पूरा मतलब जबड़ा ही आपको लगाना पड़े तो हाँ, तो वो ऑल इन 6 हो जाता है। 6 इम्प्लांट या 4 इम्प्लांट नीचे की जॉ में लग जाते हैं, 4 या 6 इम्प्लांट ऊपर हो जाते हैं। तो इसके ऊपर फिर फिक्स डेंचर लग जाता है। तो इस तरह से वो जो रिमूवल डेंचर की जगह वो फिक्स डेंचर से खाना पीना खाने में आसानी से, फेशियल स्ट्रक्चर रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो ये तरीका है कि हम इम्प्लांट के थ्रू उस दांत को, मिसिंग दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। ब्रिज का जो था, आगे पीछे के दांत घिस दिए, अब एक दांत तो आपका निकल ही गया आपकी लापरवाही से। अब ब्रिज के अंदर यही है कि 2 दांत को और घिसना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा तो स्ट्रक्चर लॉस हुआ, वीक हुए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते, आप इम्प्लांट भी नहीं करा सकते। आप सोचे कि इम्प्लांट नहीं कराएंगे तो फिर वो दांत भी नहीं लगवाएंगे, लेकिन वो दांत लगवाना कंपलसरी है। दांत लगाना कंपल्सरी है। बिल्कुल। अगर वो दांत या दाढ़ नहीं लगवाएंगे तो जो एडजेसेंट टीथ है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे उसकी टुवर्ड द एक्सट्रैक्टेड टूथ, मिसिंग टूथ। तो उस कंडीशन गैप आ जाएगा, गैप वो धीरे धीरे मूव कर जाते हैं। इधर पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सुपरा एरप्ट हो जाएगा। तो वो फिर 3 दांत और लॉस हो जाते हैं। फिर वो जॉ जो है वो अनइवन हो जाएगी, ऑक्लूजन डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से माइग्रेन। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे मसल और मैस्टिकेशन का पेन है या माइग्रेन का। उनको मसल और मैस्टिकेशन का पेन है और उनको लग रहा है माइग्रेन की दवाइयां खाई जा रहे हैं। बाद में पता चलता है कि दांत मिसिंग था, इसकी वजह से अनइवन ऑक्लूजन हो गया और ये बीमारी हो गई। मैं आपको ये सवाल भी पूछने वाला था कि अगर बहुत लोग रूट कनाल कह रहे हैं, तो अगर वो दांत ही निकलवा दें तो रूट कनाल की जरूरत ही नहीं है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये अभी यही तो बता रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि जो है अगर गैप होगा तो उसमें दिक्कत आना चालू हो जाएगी, फिर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके पास 10 फिंगर्स है, 10 उंगलियां हैं, इनके सबके फंक्शन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि ये उंगली सेम काम करेगी इस वाले की। तो ऐसे ही हमारे पास जो दांत है ना, 32 दांत है, उसमें पीछे के मोलर्स अलग हैं, बीच में कैनाइन है, आगे एंटीरियर्स हैं। आगे के एंटीरियर सिर्फ दांत
खाना काटने के काम आते हैं, चबाने के नहीं आते। आप सोचोगे रोटी पीछे से काटेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ चबाने के ही काम आती है। जो टीयर्स करना है आपको, कोई नॉनवेज वगैरह टीयर करना है, खींचना है, फाड़ना है, तो वो आपको कैनाइन से ही वर्क करना पड़ेगा। आप सोचो आगे के दांत से करेंगे। अभी मेरे पास एक केस था 2-3 साल पहले, उसने उनका कुछ कारोबार था, तो वो पॉलीथीन होती है बड़ी वाली, उसमें उनका वो सामान भरा था, दांत से ऐसा उसकी जो नॉट होती है, गांठ होती है, उसे खोला, दांत ही टूट गया, हाफ हो गया। बहुत लोग दो टुकड़े हो गए भी ऐसे, मतलब बॉटल तो वो चिप ऑफ हो जाता है उससे, तो ये नहीं करना चाहिए। तो दांत अब उतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी केयर नहीं करते। हमारा खाना पीना भी चेंज हो गया है, स्ट्रेस ज़्यादा है, बॉडी के फंक्शन उतने वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि अपने दांतों का ख्याल रखा जाए। हेल्दी चीज़ें जो लोग खाते हैं ना, उनके दांत अभी भी नहीं जाते। जो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, सलाद खाते हैं, जंक फूड इतना ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि जंक फूड चिपकता ज़्यादा है। आप कितने भी ब्रश कर लो, कहीं ना कहीं वो चिपक जाएगा। जैसे वो चिपकेगा, वो वहाँ से डिके करना स्टार्ट कर देगा, कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो कैविटी जब जैसे जैसे बढ़ेगी, फिर वही रूट कैनाल प्रोसीजर, तो ये हम खुद ही कर रहे हैं ना आपको खराब। अच्छा सर, आपने ये सारी चीज़ें तो बताई, हमने इन सब सर्जरीज के बारे में बात करी, मगर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिससे मुझे डेंटिस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े? देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जानवर को कभी आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, नोटिस किया होगा कि जानवर ना तो कभी ठंडा खाता है, ना ही कभी गर्म खाता है। अगर आपने उसको एक्सेस गर्म दे दिया ना, तो अभी वो मुंह हटा लेगा। बिल्ली को, कुत्ते को, ये जो भी शेर, चीता, जो भी है आपकी नज़र में, भाई शेर के दांत देखो कितने मजबूत होते हैं कि उसका खुद का वजन 250-300 किलो है, और वो किसी की गर्दन पर लटक रहा है, भैंस की या किसी, और गर्दन पर लटक के 250 किलो वजन उसका सिर्फ उसके 4 किलो पे है, यानी 4 कैनाइंस पर है। तो दांत मजबूत है, उसके नहीं टूट रहे हैं, बुढ़ापे में भी नहीं टूट रहे, बूढ़ा होकर मर रहा है शेर, लेकिन दांत नहीं टूट रहे। उसके सबसे ज्यादा रीजन ये कि ना तो वो कभी ठंडा खाते हैं, ना गर्म, ना एक्सेस गर्म खाते हैं, ना एक्सेस ठंडा खाते हैं। इससे पहले, अब की जनरेशन से पहले भी 20-25 साल 30 साल पहले ज्यादातर फ्रिज नहीं थे हमारे घरों में, और माइक्रोवेव ऐसी चीजें नहीं थी जो हैंड टू हैंड गर्म कराया। चूल्हा चलता था, तो चूल्हा चलने के बाद अपने खाना पीना खाना तो एक नॉर्मल गर्म ही खाया करते थे। ऐसा नहीं था कि चाय हैंड टू हैंड चाय बनी और चुस्की लग रही है, बार बार चाय की चुस्की लग रही है, और बार बार फ्रिज चिल्ड पानी पिया जा रहा है। घड़े का पानी पी रहे थे, नॉर्मल पानी था, एक लिमिट तक ठंडा और एक लिमिट तक गर्म। जिसने ये चीज अप्लाई कर ली ना, उसके दांत जल्दी खराब नहीं होने वाले। एक्स्ट्रा की चीजें तो छोड़ दें, ये 2 चीज अपनी लाइफ में फॉलो कर लें कि मुझे ना तो एक्सेस ठंडा खाना, ना एक्सेस गर्म खाना है। एक्सेस गर्म खाने के बाद भी ठंडा नहीं खाना, एक्सेस ठंडा पीने के बाद भी गर्म नहीं खाना। एक्सेस फूल जाए, नॉर्मल पे आ जाए, तो समझ लो कि 90% डेंटिस्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनके हिसाब से डेंटिस्ट्री एक लेवल पे आके ना सैचुरेट हो गई है। तो आप कुछ ऐसे ट्रिक्स बता सकते हैं जिससे कि आप अपने जो नेक्सा डेंटल सर्जरी आपका क्लिनिक है, आप उसको ग्रो कर रहे हो और कॉन्टिन्यूसली इतना काम कर रहे हो, पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना इन्फॉर्मेशन लोगों को दे पा रहे हो कि लोग बार बार आपको बुलाना चाह रहे हैं। सो कुछ ऐसे टिप्स आप उनको देना चाहोगे तो आप कुछ दे सकते हैं। देखो, असल में क्लिनिक ग्रो करने के लिए ना आज के वक्त में मार्केटिंग भी जरूरी है। स्किल तो है ही है, मार्केटिंग भी है। अगर आप मार्केटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, सही मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे क्लिनिक का 2 किलोमीटर बाद किसी को नहीं पता। भीड़ इतनी है, लोगों के माइंड में इतना स्ट्रेस है। तो हमने जो अपना एडवर्टीजमेंट किया था वो माउथ टू माउथ किया था, कुछ डॉक्टर्स के रेफरल से किया था कि जो हमारे यहाँ पे आसपास में फिजिशियंस हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया कि सर हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं, उनको जाकर बताया, उन तक अपनी बातें पहुँचाई गई। उन लोगों ने भी, हम फिर खुद कुछ ज़्यादातर तो ऐसा देखा गया कि जो फिजिशियंस थे उन्होंने ही पहले अपना ट्रीटमेंट कराया, उनकी फैमिलीज़ के ट्रीटमेंट चल रही थी। जब वो सेटिस्फाइड हुए तो फिर वो रेफरल देने लगे ज़्यादा। तो हमने जो फिजिशियंस थे, ज़्यादातर फिजिशियंस के चार्जेस बहुत माइनर लिए, क्योंकि हमें अपना स्किल पहुंचाना था। तो जब हमारा स्किल पहुंचा तो फिर हमें वो रेफरल मिली। गायनी के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया। काफ़ी सारी गायनी है मेरे पास, मोर देन 100 गायनीज हैं, जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है कि वो लोग जानते हैं कि हमारा स्किल ठीक है, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं किस लेवल पे कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में कर रहे हैं। तो ये उनको तब पता चला जब उनके ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ पर हुए, जब उन्होंने खुद चेक किया कि ये ट्रीटमेंट, तो जो न्यू डेंटिस्ट आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, और उन्होंने अगर अपना क्लिनिक नया बनाया है, तो मार्केटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए उनको। और वो जो आसपास के डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे जाके मिलें,
उनको बताएं कि सर हमारा यहाँ पे क्लिनिक है, और वो कैसे भी पहुँचाएं, अपना PRO पहुँचाएं या खुद जाएं, और उसके बाद उनके जो ट्रीटमेंट्स हों उनके खुद के, सपोज करो आपके पास स्केलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो पहले उन्हीं डॉक्टर्स को आप इन्विटेशन दो कि सर आप आ जाएं हमारे क्लिनिक पे, हम आपकी स्केलिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो उस कंडीशन पे अगर आपने क्लीनिंग इतने अच्छे से की, उनको कोई पेन नहीं आया, कोई सेंसेशन नहीं आया, तो वो खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो आपको रेफरल देना स्टार्ट कर देंगे। गूगल एडवर्टीजमेंट है, गूगल एडवर्टीजमेंट बहुत हायर हो गया, क्योंकि लोगों के पास अर्निंग तो है नहीं न्यू डेंटिस्ट के पास, लेकिन पहले तो अर्निंग के सोर्स बनाने हैं ना। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट ये है कि वो अपने नियर बाय जो डॉक्टर्स हैं उनके रेफरेंस ने गायनी के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि गायनी के अंदर जो पेशेंट होता है उनको भी नॉलेज नहीं है बेचारों का, और गायनी को भी पता चल जाएगा कि भाई ये जो डिजीज़ है इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराया जाए, ये पेशेंट ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रही है। तो अब वो गायनी कैसे, मुंह में तो देख नहीं रही ना कि उनका ओरल हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, लेकिन वो एक बार आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि वो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट से कोलैबोरेट करें, कंटिन्यू कन्वर्सेशन करें कि आपको अगर ओरल हाइजीन या दांतों में या मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करें, पहले ही प्लानिंग करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने फॉलो किए थे, शुरू से अब तक किए थे। मतलब आपका ये मानना है कि सिर्फ स्किल जरूरी नहीं है, स्किल के साथ सोशलाइज होना और मार्केटिंग भी आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ ऑफर नहीं होता। ऑफर वाले तो पेशेंट बहुत परेशान करते हैं, मैं तो ऑफर देता ही नहीं जाता था। सिर्फ एक वो क्राउन वाली जो पॉडकास्ट में वीडियो देखी थी ना, बस सिर्फ वो जिरकोनिया क्राउन पे ऑफर दिया हुआ, बाकी मैं किसी चीज को ऑफर नहीं देता। और डिस्काउंट का भी कोई वो नहीं है। आप एक लेवल पे आकर के आप चार्जेस इतने रीजनेबल रखो। अगर वो डिपेंड करता है आपकी क्लाइंटेज है कैसी। अगर आप प्रीमियम क्लिनिक आपने बनाया है, बहुत ज्यादा प्रीमियम, और लोकेशन भी प्रीमियम है आपकी, तो फिर आपको चार्जेस बहुत हाई रखने पड़ेंगे। अगर आप चार्जेस हाई रखते हैं तो, और फिर स्किल अच्छा है तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा है और वो क्लिनिक आपका चलेगा। आपका अगर क्लिनिक सपोज करो Tier 2 Tier 3 सिटी है और वैल्यू फॉर मनी वाला पेशेंट है, मतलब मीडियम क्लास का पेशेंट है, तो आपको चार्जेस अफोर्डेबल रखने पड़ेंगे। अगर आपके चार्जेस अफोर्डेबल है, आप कंपेयर ना करें कि ये कितने ले रहा है, वो कितने ले रहा है। आप अपने हिसाब से देखें कि आपके जो पेशेंट है वो उसकी अर्निंग सोर्स कितनी है। उसकी सोर्स 40-50 हज़ार रुपये महीने की है, तो आप उसके हिसाब से रखें चार्ज। ये ना देखें कि यार उधर तो क्लिनिक पे चार्जेस रूट कैनाल के 10 से 12 हज़ार है, वो भूल जाएं आप। जब आपका स्किल अच्छा होगा, एक टाइम आएगा आपका, तो आप 10 हज़ार भी चार्ज करना, फिर प्रीमियम में क्लिनिक खोलना ना, फिर क्या जरूरत है। अभी तो आपके पास खुद के सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। कम से कम पहले सर्वाइव तो करो, सर्वाइव करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा की अर्निंग बना करके कुछ इतना क्लिनिक को अपडेट करो कि भाई उसके बाद आप प्रीमियम में जा सको। वरना फिर आपको और डिमोटिवेट होकर के, बहुत सारे लोग हैं जो डेंटिस्ट्री को कहते हैं कि यार इतना सैचुरेट हो गया, मेरे बस की तो है नहीं, अब मैं कुछ और काम धंधा करूंगा। तो मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे तो कभी लगा नहीं कि इसमें सैचुरेशन आया है। और बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और क्लिनिक भी इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। यार आपको एक दिन में ओपीडी कितनी चाहिए? 10, 15, 20 पेशेंट अगर एक डेंटिस्ट अच्छे से देख नहीं पाता, 20 पेशेंट की ओपीडी। अब तो आप अपने आसपास देखो, 5 किलोमीटर के रेडियस में 10 लाख की आबादी है। यार 10 लाख में से आप 20 पेशेंट पर डे के नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब या तो मार्केटिंग आप अच्छी नहीं कर रहे हो, या आपका स्किल अच्छा नहीं है, या फिर वो क्लाइंट रिकरिंग नहीं है। आप एक बार ट्रीटमेंट अच्छा कर दो, पेशेंट सेटिस्फाइड हो गया, अब वो आपके प्राइस से भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, आपके ट्रीटमेंट से भी होना चाहिए, आपके बिहेव से, आपके एस्थेटिक से, आपके क्लिनिक से, हर चीज से सेटिस्फाइड है, तो वो ऑलरेडी रेफरल देना स्टार्ट कर देगा। आपके प्राइस ठीक नहीं है, आपका ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन आपके प्राइस इतने ज्यादा हाई है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो रेफरल कभी नहीं देगा। उसकी मजबूरी थी, उसने करा लिया। या फिर आपका प्राइस ठीक है, रीजनेबल है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो भी वो रेफरल नहीं देगा। वो क्या फायदा उसका? वो तो फिर वो झोला छाप वाला काम हो गया ना, कि भाई वो आगे कह रहे हैं कि 1000 में RCT कर दी उसने, पर RCT आर नहीं हुआ, अब वो फिर वो 4000 और देके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आदमी को ना खुद ही अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्किल पे ध्यान दें कि जो ट्रीटमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पेशेंट को, क्या वो उसके लिए वर्थ इट है नहीं है। उसने अगर 5000 पे किए हैं तो मैं उसको उसके हिसाब से 5000 से ज्यादा का वर्थ इट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो वो सेटिस्फाइड होगा, ग्लैड होगा, वो आपको रेफरल देगा, 100% देगा। मतलब अगर आप अवेयर नहीं है तो वो आपकी पॉकेट पे ही आपको भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको करना पड़ेगा। आपको इतना देना पड़ेगा, आपने जितने उनसे चार्ज किया उससे ज्यादा दो, ऑटोमेटिक रेफरल मिलेगा। आप उतना ही देंगे तो रेफरल नहीं मिलेगा, बस वो सेटिस्फाइड है। समझ रहा हूँ। तो ये चीजें हैं जो आदमी को, नए डेंटिस्ट को फोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अब तो खैर ज्यादातर मार्केटिंग लोगों को आ गई है, फोन टेक्नोलॉजी हाथ में है, तो ज्यादातर करने लगे हैं, लेकिन अभी 7-8 साल पहले तो ऐसा नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था।
मतलब जावेद सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ और है जो आपसे जाना जा सकता है। तो जाते जाते मैं बस आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि आप दोबारा जरूर आइएगा हमारे पास। हाँ देखो, कोशिश करता हूँ किसी दिन आने की। तो हम जावेद सर से दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। डेंटिस्ट का ही टॉपिक हो सकता है या फिर और किसी टॉपिक पे भी हम जावेद सर से बात कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर हमारे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी।